वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात हो रही कि 2024 में क्या ममता होगी विपक्ष की कैप्टन, और क्या कांग्रेस जो है और राहुल गांधी के लिए ममता बनर्जी ग्रहण बनने वाली है। इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से, लखपत बुटेला जी कांग्रेस से हैं, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, और सीएम पपने साहब भी हमारे साथ बने हैं, कंचन कुमारी जी टीएमसी जी। कंचन जी, कांग्रेस को आपने सुना, मैं आ रहा हूं बुटेला साहब आपके पास। कंचन जी, आपने बुटेला साहब को सुना होगा, कांग्रेस को कह रहे कि आप सपने कितने भी बड़े बड़े देख ले, ममता जी के तो जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, उसको ही देश में कोई नहीं जानता है। तो सपने आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन होने वाला कुछ है नहीं। मतलब कांग्रेस के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इनसे उलझना नहीं चाहती, लेकिन इनका फ्रस्ट्रेशन मुझे लग रहा है कि इनको हमको जवाब देने पे मजबूर कर रहा है। इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पे साफ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले इनके जो सुप्रीमो है उनके अंदर घमंड दिख रहा है कि आज तक जनता के बीच में वो दिखाई नहीं दी, और अपने उन दो बच्चों को सामने ला रही है जिनका की आईटी सेल वालों ने क्या धज्जियां उड़ा करके रखी है फेसबुक पर और दुनिया पे, ये आप देख ही रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं इनका पता नहीं क्यों, मैं उलझना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको खुद के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये अपने लिए सोचे और आत्म मंथन करें कि आखिर हमारे अंदर कमी कहाँ है, जो आज ममता बनर्जी को लोग पूछ रहे हैं और उनकी तरफ टकटकी लगा करके लोग देख रहे हैं कि उम्मीदें उनसे जगा करके बैठे हुए हैं। और रही बात उनके चुनाव चिन्ह न जानने की, पूरे देश के लोग जान रहे हैं ना आपके चुनाव चिन्ह को, तो आपका चुनाव चिन्ह कहाँ है आज आप हमको बता दीजिए। आप खुद बता दीजिए हमें कि आपका चुनाव चिन्ह किस स्तर पे है और कहाँ पर है। अगर आज आपका चुनाव चिन्ह होता तो आज देश की ये परिस्थिति ना होती। आप और भाजपा इन दोनों ने मिलकर के देश को लूटा है। 70 साल आपने लूटा, 60 साल तो बीजेपी ने तो जो लूटा वो तो भगवान ही जानते हैं। कुछ लोग तो राम की कहानी सुनाने लगते हैं, लेकिन हमें राम की कहानी नहीं, जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए आप लोगों को, उस पर काम करना चाहिए। आप लोग उस पर काम नहीं करते हैं। कितने बार कांग्रेस में रही है आम जनता के बीच में, आप बताइए, आम जनता के बीच में आज दीदी जा रही है, सबसे मिल रही है और अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या बंगाल देश से बाहर है? आप लोग कह रहे हो कि बंगाल में ही दीदी को सब लोग जान रहे हैं, गुजरात से मोदी भी आए, क्या गुजरात देश से बाहर है? हर आदमी अपना एक जगह पे ही होता है, कोई एक जगह से ही अपने देश में अपना राज्य बनता है ना। ये कोई बात तो नहीं होती है कि बंगाल में लोग जानते हैं और आपको देश में नहीं जानते हैं। लखपत जी अपनी बारी में। कंचन जी एक सवाल मेरा आपसे है। कंचन जी आवाज मिल रही है आपको? कंचन जी मेरा सवाल आपसे एक है। आपने कहा निश्चित तौर पर, जैसे बुटेला साहब कह रहे हैं, आपने कहा कि आईटी सेल वालों ने क्या हालत कर रखी है दो नेताओं की, लेकिन ममता बनर्जी की भी छवि कोई अच्छी नहीं है। बंगाल में कहा जाता है कि वो एंटी हिंदू नेता है, तो देश भर में कैसे वो कमाल कर पाएगी? जी, आईटी सेल वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आईटी उन्होंने अपनी छवि बंगाल में दिखाई तो उन्होंने ये तो नहीं दिखाया बंगाल में क्या हाल है। बंगाल में देखिए जो ने फैलाया था वो प्रोपगंडा कहीं ना कहीं तो फेल है। तभी तो आज दीदी दिख रही है, जनता आंखों में पट्टी बांध करके तो बैठी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो वहाँ बढ़ा है ना, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। राहुल गांधी जी एक तरफ कहते हैं कि हम आलू, क्या एक आया था कि ऐसा मशीन बनाएंगे कि हम सोना बनाएंगे आलू का, तो आप क्या ऐसी बातें दीदी कहती हैं? ऐसी ये छोटी छोटी बातें, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। दीदी तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले के पीछे दौड़ती है ना बंगाल में। उनको जय श्री राम का नारा कोई लगा दे, पीछे दौड़ पड़ती है उनके। पढ़ के मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम का कोई नारा लगा देता है बंगाल में, तो दीदी गाड़ी से उतर कर उनके पीछे दौड़ने लगती हैं। अब यही प्रोपगंडा तो फैलाया जा रहा है। अच्छा, प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, इसका बखूबी जवाब वहाँ की जनता दे चुकी है, और इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ये प्रोपगंडा होता है जिसको एक धुलना होता है, जनता को दिखाना होता है कि नहीं वहां से जो वीडियो सामने आते हैं कंचन जी, वहां की जो पुलिस है, किस तरह की पुलिस तानाशाही करती है, वहां के पुलिस का कंट्रोल किस तरह से है, आम लोगों पर कितना बर्बर अत्याचार होता है। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, तानाशाही क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या त्रिपुरा में नहीं हुआ? आप वहाँ की तानाशाही की बात कर लीजिए एक बार। नहीं कंचन जी, ये है कि ममता दीदी की छवि ऐसी है कि सीबीआई को घुसने नहीं देती है, केंद्र से हमेशा टक्कर लेते रहती है। क्या देश ऐसी नेता को स्वीकार करेगा? एक बात बताइए हमें, जो बंगाल में आप लोग कह रहे हैं कि हिंसा हुआ, तानाशाही है, क्या कोर्ट का उस पर जांच नहीं बैठाया गया? क्या नहीं, हाईकोर्ट ने तो फटकार लगाई है ममता दीदी को। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, आपको शायद पता हो। अभिषेक जी के लिए ईडी तक की जांच बैठाई गई,
नहीं नहीं, निकला दंगों उसमें के आप मामले हमें में बताइए। चुनाव के बाद जो जब हिंसा हमें- हुई उसको सुनिए, लेकर जब आपको कर फटकार नहीं लगी तो है डर हाईकोर्ट नहीं से? है। जब आज हम कर नहीं है तो डर नहीं है। आज हाँ। हम डंके के चोट पर सबके सामने खड़े और मजबूत विपक्ष के तौर पर सबके सामने आ रहे हैं। हाँ। इस वजह से किसी को हजम नहीं हो पा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की जीत किसी को हजम नहीं हो पा रही है। बंगाल में तो इस वजह कहा से जाता आप है कि लोगों को ममता यकीन हो बनर्जी जाए। लाठी डंडों के जोर पर है। भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, फिर उसके साथ क्या हुआ, चुनावी देखिए, हिंसा में क्या हुआ, ये तो सबसे सबने बड़ी देखा। बात है, भाजपा पार्टी का काम ही है झूठ बोलना। हाँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेस से उलझना नहीं चाह रही हूँ। इन्होंने जो प्रोपगंडा राहुल जी के लिए फैलाया है, हाँ। जो इनके आईटी सेल वालों ने राहुल जी को बदनाम किया है, ये क्यों नहीं सामने आए? हाँ। आखिर दीदी ने जवाब दिया। जो प्रोपगंडा, क्या नहीं कहा गया दीदी को, बानो तक का नाम लगा दिया गया, जबकि एक शुद्ध ब्राह्मण है, उसके बावजूद उनको कहा गया। तो आप ये बताइए, आज दीदी ने अपने चरित्र से, हर चीज से देश की जनता ने, यहाँ तक कि बीजेपी का जमानत तक जब्त हो गया, तो आप लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, लोकतंत्र पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। आज वहां की जनता ने जी उनको जी, चलिए पूर्ण चलिए बहुमत से सुरेश जिताया है। जी, सुरेश जी, अब ममता जी आ रही है केंद्र में मोदी जी को टक्कर देने, वहां आपकी जमानत वहां बंगाल में उन्होंने जब्त करवा दी, अब केंद्र में भी यही तैयारी है उनकी। अब देखिए, पूरा देश देख रहा है कि ममता दीदी किस चाल पे चल रही है, किस तरह से काम कर रही है, कितनी उनकी स्वीकारोक्ति देश करेगा, और किस तरह से वो विपक्षियों को एक करके आगे जुट करके अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि देखिए, अगर ममता जी का इतिहास आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए उनका काम करने का जो एक तरीका है, एक जुझारू नेता तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जुझारू नेता के साथ साथ जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा उनकी भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि अति से इसी की तरफ जा रही है। आज जिस तरह से वो देश के अंदर घूम करके वो ये प्रयास कर रही हैं कि मुझे जो है कि देश का प्रमुख विपक्षी नेता बनना है, अच्छी बात है, किसी भी नेता को करना चाहिए, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि देश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो उड़ीसा में हों, बीजू पटनायक जी हों, अखिलेश जी हों, लालू जी हों, या कांग्रेस हो, या आपके उधर स्टालिन हों, ये सारे जो अपने अपने प्रदेशों के मैं कहता हूँ एक तरह से छत्रप हैं, वो कितना ममता जी को एक्सेप्ट करेंगे, प्रश्न ये खड़ा होता है। जैसे अभी पत्रकार महोदय ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बेसिकली जो हिंदी भाषी बेल्ट है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पूरा हमारा जो हिंदी भाषी बेल्ट है, आज भी जो है कि इस पूरे हिंदी भाषी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस बेल्ट में ममता जी की स्वीकारोक्ति, ममता जी की पहचान, मतलब एक जिस रूप पे वो आना चाहते हैं उस रूप पे तो कहीं भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो विपक्ष है, विपक्ष के अंदर, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, इन सारे प्रयासों को जो ममता जी कर रही हैं, उससे दुविधा भी होगी, उनको दिक्कत भी होगी। और जिस तरह से ममता जी ने एक बहुत करारा चोट में कह सकता हूं कि वो राहुल जी पर सीधे उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि विदेश की जमीन पर बैठ करके हिंदुस्तान की राजनीति नहीं हो सकती है, जमीनी स्तर पर राहुल जी को उतरना चाहिए, सोनिया जी को बाहर आना चाहिए, परिवारवाद से कांग्रेस को बाहर लाना चाहिए। तो मुझे इससे ऐसा लगता है कि भाई कहीं न कहीं उन्होंने ये मन तो बना ही लिया है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत पे काम करने को तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि भाई अब जैसे शरद पवार जी हैं, वो एक अपने उनका जो एज है, एज ग्रुप उनका काफी बड़ा है, लालू जी का एज ग्रुप ज्यादा है, बीमार हैं, मुलायम सिंह जी काफी एज ग्रुप में हैं, तो वो इन सब नेताओं को दरकिनार करके आगे आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व कांग्रेस को हट करके एक वो थर्ड फ्रंट बना करके, देश के अंदर तीसरा फ्रंट बना करके वो चाहती हैं कि जैसे देश में पहले थर्ड फ्रंट बना, थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कभी गुजराल जी कर रहे थे, कभी देवेगौड़ा कर रहे थे, इस तरह से वो एक मतलब जो है कि ऐसा प्रयास कर रही हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास हिंदुस्तान की राजनीति में अब सफल होने वाले नहीं है। पहली बात तो ये है कि देखो हमको समझना ये पड़ेगा, आज इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, विशेष करके जो हिंदू समाज है, वो इस बात को समझ चुका है देश के अंदर कि भाई किस तरह से लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे वोट का हमारी जातियों में हमको विभक्त करके हमको बांटा। तो वो आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस प्रश्न पे चाहे ममता जी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गई, वो अलग विषय है, लेकिन आज पूरा देश इस बात को भी समझता है कि भाई ममता जी की राजनीति क्या है, कांग्रेस की राजनीति क्या है। जब चुनाव आते हैं
तो नहीं, अब देखिए, लेकिन आप कह जोशी रहे हैं जी कि ये तो ममता जी मानेंगे एक आप तरफ कि तो अगर ये सारे दल इकट्ठे आ जाते, सबका अपना अपना वोट बैंक है, सबके अपने अपने जनाधार है वहां पर, और वो सब मिल जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि देखो, हम लोग जो रणनीति बनाते हैं, हम लोगों का जो कार्यक्रम पार्टी का होता है, हम 50+1 के वोट बैंक की बात करते हैं। हम 51% भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े, 49% सभी को पड़े, क्योंकि अगर 51% वोट जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, अभी एक पत्रकार महोदय पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, मंडल और जिले की बात कर रहे थे, हम उस लेवल पे अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करके उस कार्यकर्ता को उसे योग्य बना करके हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है, वो सारे समाज को साथ लेकर के चलती है। और निश्चित तौर पर देखिए कि मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं, जिसको इतने वर्षों से राजनीतिक दलों ने आहत किया है, ठगा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं विचार करती है। और साथ ही साथ हमने कहा कि नेशन फर्स्ट, अगर 7 साल से ये सरकार चल रही है, तो ये मैं कोई आपके टीवी चैनल पे नहीं कह रहा हूं। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात करेंगे, टीएमसी के प्रवक्ता अपनी बात करेंगे, कोई कहेगा देश को लूट लिया, कोई कहेगा बर्बाद कर लिया। लेकिन अगर आज भी आप देखो, कोरोना जैसी महामारी देश के अंदर आई, ये वो सरकार थी, यहाँ वैज्ञानिकों की मदद लेकर के 1 साल के अंदर हमने जो है कि कोरोना की वैक्सीनेशन का निर्माण कर करके आज हम जो है कि 125 करोड़ लोगों को टीका लगा चुके हैं। आज भी अगर आप देखेंगे कि भाई जो नया वेरिएंट आ रहा है, उसमें तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अगर उसमें WHO की अगर आप उसकी टिप्पणी सुनेंगे, तो वो WHO या जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने जो है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इतनी जल्दी आगे बढ़ाया और अपने लोगों को, जोशी साहब बस करेक्ट कर दो, आपने कहा 125 करोड़, वो 1 करोड़ 25 लाख आगे किया। जी जी, 100 करोड़ 25 लाख या 125 करोड़? हेलो जी जी, मैं कह रहा हूं 100 करोड़ 25 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं, ये कह रहे हैं हम। जी 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 जी, चलिए चलिए, बाकी मेहमान भी है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। जाहिर तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अपनी उपलब्धियां गिनाते रहती है। उपाध्याय साहब, लेकिन विपक्ष के आरोप कुछ और है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे हर दौर में जैसे महत्वाकांक्षाओं की बात हुई है, तो राजनीति में महत्वाकांक्षा आपने भी की, सबकी होती है। एक वक्त में मायावती, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और सब चाहते थे कि हम लीड करें, और इसीलिए विपक्ष जो है कभी एकजुट हो नहीं पाया, अपनी महत्वाकांक्षाएं सबकी आड़े आ जाती है। क्या इस बार जिस तरह से ममता बनर्जी कोशिश कर रही है सभी दलों को मनाने की, साथ आने की, तो क्या ये जो सारे राजनीतिक दल है उस नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और मैं तो ये मानता हूँ सुनील जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। राजनीति में बड़ा क्लियर है। कोई ये कहे कि भी नहीं मैं सीनियर हूँ, मैंने बंगाल जीत लिया है, कोई कहे मैंने बिहार जीत लिया है, तो मुझे प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए और मुझे स्वीकारता मिलनी चाहिए। और जहां तक गठबंधन है, आप कहते हैं सारी पार्टियां एक हो जाए और सबका वोट मिलके एक जगह चला जाए, ऐसा भी देखा नहीं गया है। कई बार गठबंधन होते हैं, वोट ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए, मैं मानता हूं ममता दीदी में वो क्षमता है। देखिए, उन्हें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर अपनी पहचान बनाई है, और उसी के दम पे आपने देखा होगा जहां मीडिया अलग अलग तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा था बंगाल के इलेक्शन में, वो सारे नैरेटिव को तोड़ते हुए और अकेले के दम पर वहां बंगाल में जीत हासिल की। लेकिन बंगाल का पैटर्न पूरे देश में दोहराया जाएगा, ये संभव नहीं है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति से ये भारत का जनमानस बहुत आहत हो चुका है। बहुसंख्यक हिंदू की बात कोई नहीं करता था, और बहुसंख्यक हिंदुओं के आराध्य जो भी है, चाहे भगवान कृष्ण है या राम है, उन सबका मजाक बनाया जाता था। बहुत लंबे समय तक बहुसंख्यक समाज ने वो सब देखा है। नमाज सड़क पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन हिंदू सड़क पर बैठकर कीर्तन नहीं कर सकता। और फिर हम बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की। इसी देश में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, अत्याचार किया गया। यहाँ का संविधान, यहाँ का कोई भी दल, मैं तो ये कहूंगा, क्या कोई अगुवाई करने आया? किसी को दर्द हुआ?
इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विस्थापित है, इस पर अत्याचार हुआ और उसे यहाँ का संविधान और व्यवस्था न्याय नहीं दे पाई और उसके घाव पर कोई मरहम नहीं लगा पाई। तो बहुसंख्यक समाज ने बहुत सारे दिन इस सब को झेला है। अब उसको देखिए एक पाले में गेंद रखनी होगी। मैं बीजेपी के लिए इसीलिए कहता हूं कि वो कम से कम एक तरफ तो हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात तो करते हैं और हिंदुओं के जो भी आराध्य उनको वही प्रणाम तो पत्रकार करते जी, हैं। किस हिंदू की बात कर रहे हैं आप? किसानों को जो कुचला गया, क्या वो मुसलमान थे? नमाज पढ़ने की आप बात कर रहे हैं, वो उनका खुद का धर्म है, धर्म की बात यहाँ आप मत लाइए। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? किस हिंदू धर्म नहीं, को उन्होंने कंचन जी, मैं बताया है? आपके पास पेट्रोल का आऊंगा। दाम क्या दीजिए? अभी आप ही बता रही थी रजनी जी, पेट्रोल का दाम क्या दीजिए? रजनी हिंदुओं के लिए कम कर जी दें। सुन लें, कंचन जी, और कंचन जी, मुसलमान हैं। कंचन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आप सुन किसकी लीजिए। मदद कर रहे हैं आप? आपने बताया ममता जी पंडित है, मैंने नहीं बताया, आपने बोला। आपने क्यों बोला? आप क्यों धर्म लेके आए? आपने बताया ममता जी पंडित, उन्होंने अरे आपने बताया ममता जी पंडित है, लगाया कि ममता अरे बहनों, किसान के उसको मैंने पंडित है बोला है। कोई। वो सुने, ये नहीं कह रहे धैर्य हिंदुत्व की रखें, रक्षा करने के लिए हिंदू, धैर्य सनातन रखें, धर्म हमारा हिंदू आज तक कोई धैर्य बचा नहीं, वो रखें, कौन है? बीजेपी धैर्य वाले बचा रखें, लेंगे। क्या हिंदू की रक्षा की है? कहनी धैर्य क्या रखिए, है? हमको बता दीजिए। अपनी बारी मुसलमान है, है। बात कहें। नहीं नहीं, काफी कंचन जी, लगा कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगा, बात आपके पास करें। आऊंगा। उपाध्याय जी को सुन लीजिए, आ रहा हूं मैं आपके सुन पास। लें। और यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी, वो भी सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। कोरोना में इतने मर गए, उसका आंकड़ा बता दीजिए। वो आंकड़ा नहीं है, वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। बेचारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ परेशान होकर के इंजेक्शन बनाए और आज अपना कुछ बुरा होता है तो ये फिर अपने आप ऊपर ही नहीं लेते बोलेंगे। हैं। नहीं, हम नहीं। तब कंचन जी, प्रधानमंत्री कंचन जी, कंचन जी, जैसे कंचन ही जी, आपकी बारी नहीं है। कंचन जी, अभी उपाध्याय जी की बारी है। कंचन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए। देखिए हाँ, हाँ। कंचन जी, पहले तो डिबेट का एक कॉरम होता है, उस कॉरम को फॉलो करें। जब आपको प्रवक्ता बनना है, दीदी की तरह आगे जाना है, पूरे देश का प्रवक्ता बनना है, तो अपनी बात अपने टर्म पर रखें, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं, देखिए, ये हमें जी, देखिए, ये वो चीज ये नहीं है कंचन कि जी, हमें कंचन दीदी जी, के आ रहा हूं आगे मैं आपके जाना पास, है कि सुन नहीं लीजिए। जाना, उपाध्याय लेकिन जी आप को सुन गलत लें, बात भी सुन तो लें नहीं रजनी जा जी। सकती। अरे रजनी आपकी जी, गलत सुन बात लें। आज पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप एक ये प्लेटफॉर्म शरद पे पवार बैठे के यहाँ हुए हैं, जाने उस जगह से, पे बैठ करके आप गलत शरद बोलेंगे तो पवार के मेरा यहाँ रोकना जाने आपको से फर्ज आप है। सोचें कि हम कांग्रेस का स्थान ले लेंगे, सोनिया का स्थान ले लेंगे, या पीएम मोदी की तरह हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भगवान राम की शरण में जाना होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि। सुन लें, बंदरिया वृंदावन में रहेगी तो राधे श्याम कहेगी। अगर आपको पहले ये राय देनी चाहिए कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वहां भी जाना होगा। सिर्फ एक इसी तरीके से नहीं है कि हम 4 एमएलए तोड़ लेंगे या बड़े नेताओं के यहाँ चले जाएंगे। कौन स्वीकार करेगा? मुझे आप बता दें, क्या लालू जी, क्या शरद पवार जी, क्या दूसरे नेता स्वीकार करेंगे? नहीं। पहले अपना दम बढ़ाइए, अपनी स्वीकारता बढ़ाइए, हर राज्य में भारत देश एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 4 कदम पे भगवान का पूजा बदल जाता है। अरे कोई राम अयोध्या की में पूजा जाइए, करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता अयोध्या में है। जाइए, मत्था राम की टेकिए शरण, भगवान राम के भी दुर्गा सामने। की शरण में गए थे, ये जान लीजिए। अरे मथुरा भगवान में को मत जाइए। दीजिए राजनीति में। अरे भैया, आप बार-बार देखिए कह रही दुर्गा हूँ। की शरण में गए, बंगाल और मिल अभी भी गया। कह रही हूँ कि भगवान को मत दीजिए राजनीति में। आप राम गए जी भी माँ दुर्गा की पूजा शरण किए थे। में, बंगाल में मिल गया आपको शासन। शंकर भगवान की पूजा उत्तर किए थे। प्रदेश में आना है तो भगवान राम के यहाँ जाना है। राजनीति मत करिए। उत्तर प्रदेश में आना है तो कृष्ण भगवान के यहाँ जाना है। यही होता है ये जाना पड़ेगा, ये यथार्थ है। और बीजेपी के मैं जो कह रहा हूँ ये यथार्थ है। नहीं 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 नहीं, कंचन जी देखिए, ऐसे वो अपनी बात रख रहे हैं और इसको आप ऐसे झुठला नहीं सकती नहीं है। नहीं, तो इनको कहिए कि चरितार्थ जो कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो ये देखिए बोल कंचन रहे जी, हैं, मैं वो एक बात ढंग से कहूँ, बोले। राजनीति का चरित्र यही है। देखिए, राजनीति का चरित्र यही है, आने वाले दिनों में होगा। ममता बनर्जी आपको अयोध्या में जाते हुए दिखेंगी, वो भी जय श्री राम कहेंगी, अभी भले ही पीछे दौड़ती है। आप केजरीवाल जी को याद करिए, वो कभी कहा करते थे मंचों से कि उनकी नानी ने उनसे कहा था कि जिस जगह को तोड़कर, जिस मंदिर को तोड़कर, मस्जिद को तोड़कर राम भगवान बसाए जाएंगे, वहां राम भगवान नहीं रहेंगे। ये केजरीवाल जी की नानी कहा करती थी, उन्होंने मंच से कहा था। लेकिन आज वही केजरीवाल जी अयोध्या जा रहे हैं और एक बार नहीं, बार बार जा रहे हैं। तो ये राजनीति का चरित्र है। तो ममता जी भी जाएंगे एक दिन, ये होगा। आप दुर्गा जी का उदाहरण दे रही हैं। कुछ बीजेपी से जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं मैं बुटोला साहब आपके पास। जोशी जी, जी जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज ने इन 7 सालों में ये तो दिखाया कि जो भी लोग बहुसंख्यक समाज की धर्म को, आस्था को नहीं मानते थे,
वो कहीं न कहीं अयोध्या भी जाने लगे, वो कहीं न कहीं अपना गोत्र भी बतलाने लगे, कहीं न कहीं चंदन टीका लगा करके सिक्की नगरी में भी जाने लगे। और बंगाल के चुनाव की भी अगर हम बात करें तो आपने जैसे जिक्र किया कि वहां पर राम के भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, लेकिन जब चुनाव अंतिम चरण पे आया तो वहां पर दीदी ने भी जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी वो शुरू हो गई। क्यों? आखिर सोचिए कि भाई बहुसंख्यक समाज की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, कुचला नहीं जा सकता है। परंपरा संस्कृति जो आपने इतने वर्षों तक प्रजातंत्र के नाम पर अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसको कुचला था, वो समय अब नहीं रहा। इसलिए आज इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, जिसको देश के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं पपने साहब के पास आ रहा हूं। समाज की उपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जोशी जी, बुटेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बढ़ाने के लिए उसकी परंपरा, संस्कृति और धर्म को कहीं कहीं मानना पड़ेगा, तभी जाकर बोलिए बुटेला साहब, राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ पाएंगी। जी बोलिए। ये जोशी जी सनातन धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब प्रांतीय चुनाव 1936 में हुए, वहीं हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 प्रांतों में सरकारें बनाई और देश को तोड़ने के लिए जो आपके आदर्श है वो तो तब के मुख्यमंत्री रहे हैं। तब कहाँ सनातन धर्म चले गया था? तब कहाँ आपका हिंदुज्म चले गया? मान्यवर 565 रियासतों को मिला के इस देश में कांग्रेस ने एक देश हिंदुस्तान बनाया है, याद रखिए। और आप भाषण देने के बजाय कुंभ में जो उत्तराखंड में आपने RT-PCR घोटाला कर दिया, कुंभ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, वो सनातन धर्म की आस्था पे चोट था। आपने केदारनाथ के अंदर जो पुनर्निर्माण चल रहा है, जो आप उत्तराखंड की सरकार ने लूट खसोट मचा रखी है, वो सनातन धर्म पे चोट है। वो राम जैसे बनिए, भगवान राम का मंदिर बनना चाहे, कांग्रेस ने हमेशा कहा था यदि आप सनातनी होते तो आप संसद के दोनों सदनों से बड़े बहुमत। चलिए विषय से भटक रहे हैं। बुटेला साहब जोशी साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने पपने साहब बहुत लंबे वक्त से बने। बुटेला साहब जी जोशी साहब मैं लूंगा आपसे, मैं पपने साहब बहुत लंबे वक्त से बने, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लूं। पपने साहब एक बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं बुटेला साहब अभी हो गया, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पपने साहब, क्या अगर ममता दीदी विपक्ष का नेतृत्व करती भी है, हम जैसा कि मान ले कि राहुल गांधी को दरकिनार करके, कांग्रेस को दरकिनार करके एक नेता बनती भी है और सारे दलों के साथ में आती भी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या यही उनकी छवि उनके इस कैंपेन में बाधा बनेगी जो अभी है कि वो एंटी हिंदू है, तुष्टीकरण करती है, ये छवि उनको डेंट करेगी? पपने साहब देखिए, जहाँ तक सवाल है किसी को अपना एक्सेप्ट करने का, जहाँ तक सवाल है, देखिए पहले तो जनमानस उसी को वोट करेगा जो जन सरोकारों की बात करेगा। अगर जहाँ तक सवाल है जो हमारा देश जो चल रहा है, इसका तो जो चलाएमान है वो एक संविधान के तहत चलाएमान है। एक्चुअली हमारा संविधान क्या कहता है? एक्चुअली बात यह है, क्या हमारे नेताओं को पता है? हम यहाँ पर धर्म और जाति और राष्ट्र की बातें करते हैं, क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? एक्चुअली नहीं देता है। एक्चुअली बात ये, तो ऐसे में अगर हम धर्म और जाति के आधार पर अगर हम इस तरीके से अगर हम बातें करते हैं, तो क्या जनमानस जो इस टीवी डिबेट को देख रहा है, जो लाखों आदमी टीवी डिबेट को देख रहे हैं, क्या इन चीजों से उनके सरोकार बन रहे? क्या एक्चुअली बात यह है, या उनके सरोकारों का हित हो रहा है? एक्चुअली बात यह है नहीं हो रहा है। एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में तो यही कहना चाहूंगा कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी दल अपना सत्ता में आए, वो जन सरोकारों की बात करे, न कि धर्म और जाति की, न कि राम और लक्ष्मण की, न कि किसी ईसा की। यहाँ तुम्हारे अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं। एक्चुअली बात यह है। ऐसे में हम ये विभाजन करने की जो अपना एक परिपाटी चीज हमारे देश में बन गई है, उस आधार पर हम जो अपना सत्ता अपना पर काबिज होना चाहते हैं, जिससे भी चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद उसको जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक्चुअली बात चलिए जोशी जी अंतिम पपने साहब, जोशी जी से मैं कमेंट ले लूं, कुछ कहना चाह रहे थे जोशी जी, 1 मिनट में। तो देखिए यथार्थ है, धर्म के नाम पर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। जी मैं आ रहा हूं उपाध्याय जी आपका। जोशी जी से 1 मिनट में कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। देखिए संविधान वादा बना था। जी पपने साहब जोशी जी बोले। हाँ देखिए, पहली बात तो मैं सुनील जी ये बताऊं कि जो लोग आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदुत्व को कुचलने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ कि क्या इन 7 वर्षों में जिस राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ये तक कह दिया कि राम सेतु था ही नहीं, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, 22 वकील सुप्रीम कोर्ट में रखे थे, इस देश के प्रधानमंत्री ने एक नागरिक की हैसियत से अयोध्या में जाकर के पहली शिला रखी, क्या ये हमने पाप किया? क्या
चलिए ऐसा चलिए अगर जोशी हमने साहब बात जोशी किया साहब तो मैं इस माफी बात हम चाहूंगा करते सबसे। रहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राजनीतिक तौर पर अगर इस पे डिबेट हम करेंगे तो ये डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती है। अगर हम शुरू करेंगे, मैं माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, समय नहीं है, समय की इजाजत नहीं है कि मैं आगे आपसे बात करूं। बुटेला साहब और जोशी साहब दोनों से मैं माफी चाहूंगा। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। समय बदल, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।